गुड मॉर्निंग क्लास 7 हिंदी लिटरेचर में आज आप पढ़ेंगे चार चंद की चंचल किरणें, जो कि एक पोयम है, एक कविता है। और इसके जो लेखक हैं, रचयिता हैं, वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। ठीक है, तो इन्होंने प्रकृति जो हमारी है, जो हमारे पर्यावरण है, जो प्रकृति है और प्रकृति की जो सुंदरता है, जो हमें आभास कराती है आनंद का, हर्ष का, उसकी सुरम्यता का, उसकी सुंदरता का वर्णन कवि ने इसमें यानी कि इस पोयम में, इस कविता में किया है। ठीक है, क्योंकि जो हमारी प्रकृति होती है वो मानव जीवन के लिए अत्यंत आनंद युक्त होती है, आनंददायक होती है। ये हमारी जो प्रकृति है हमें जीवन प्रदान करने के साथ साथ हमें सुंदरता भी प्रदान करती है, हमें खुशी भी प्रदान करती है, हमें हर्ष भी प्रदान करती है और हमें अन्य वस्तुएं भी प्रदान करती है जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी होता है, जैसे औषधि हो गई, फल हो गए। ठीक है, और जो ये प्रकृति है ये केवल मानव जीवन के लिए नहीं बल्कि अन्य जो जीव हैं, चाहे वो पशु हैं, चाहे वो पक्षी में हों, चाहे जिस रूप में भी हो, हर तरीके से घुल मिल करके जो तरह तरह के प्रकृति, जो पर्यावरण के जो स्वरूप हैं, वो मिल करके हमें दिख करके वो हमें क्या करते हैं, हमारे हृदय भाव को अत्यंत मनोहर करते हैं, मतलब अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर जब प्रकृति ना हो इस प्रकार के तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। जैसे बिना कला के, बिना सजावट के कोई चीज़ बनी हुई वस्तु सुंदर नहीं दिखाई पड़ती, उसी प्रकार बिना प्रकृति के और इनकी रमणीयता के, इनकी बिना सुंदरता के भी ये क्या है, सारा जो संसार है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल नीरस हो जाएगा। तो कवि ने प्रकृति की सुंदरता किस प्रकार से चित्रित किया है, किस प्रकार से वर्णन किया है इस कविता के माध्यम से, उनके विशेषताओं का भी इसी कविता में वर्णन किया है। और प्रकृति अपना कार्य किस प्रकार करती है, चुपचाप करती है, वो बोलती नहीं है, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ती है और आपको आभास कराती है, महसूस कराती है उनकी सुंदरता की, उनकी अपनी विशेषताओं का। ठीक है, और उन्हीं विशेषताओं से हम आकर्षित होकर के उन पर क्या होते हैं, उनको हम अपने आप में न्यौछावर करते हैं और उसके बाद फिर क्या होते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो प्रकृति हमारी बहुत ही आनंददायक है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है। ठीक है, इसके प्रति भी हमें हमेशा समर्पित रहना चाहिए और उससे भी हमें एक प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे प्रकृति हमें जो आनंद, खुशी प्रदान करती है, उसी प्रकार हमें दूसरे जीव जंतुओं को, मानव को भी हमें हमेशा खुशी ही प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई न कोई कविताएं, रचनाएं, लेखन जो होती है हमें कोई न कोई उद्देश्य के साथ परिबद्ध होते हैं, बंधे होते हैं और इन्हीं बंद करके वो हमें भी साहित्य के माध्यम से हर प्रकार से हमें कोई न कोई उद्देश्य या कोई संदेश हमें देते हैं। तो हमें हमेशा सीखते ही रहना चाहिए, उसका आनंद भी उठाएं प्रकृति का और उसके साथ साथ उसके उद्देश्यों को भी हमें सीखना चाहिए, उनके बताए हुए मार्ग पर भी हमें चलना चाहिए जो हमें सीख मिलती है, उनके रहस्यों को भी हमें खोजना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि हमें इससे क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है, क्या शिक्षा मिल रही है। इन सब के विषय में हमको जानना चाहिए और जान करके उनके उस विशेषताओं को हमें ग्रहण करके उसको भी हमें अपने जीवन में लाना चाहिए और दूसरों को भी उसके प्रति जागरूक करना चाहिए। ठीक है, तो ये है प्रकृतिवाद। ठीक है, प्रकृति जो हमें शिक्षा देती है, जो हमें मार्ग पर ले जाती है, जो हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, हमारी प्रकृति है। लेकिन ये क्या करते हैं, चुपचाप। सभी जो इसको समझ सकते हैं, उनके रहस्य को जान सकते हैं, उनकी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन में ला सकते हैं, अपने जीवन को उपयोगी बना सकते हैं। तो आप भी इस माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम जो आपको पढ़ा रहे हैं, ये चार चंद की चंचल किरणें का पोयम को, उसके माध्यम जो उद्देश्य है, इनकी विशेषताओं को जो इसमें वर्णन किया गया है, उनकी विशेषताओं को सुनिए और अवलोकन करके इनको भी अपने जीवन में लाइए, इनकी विशेषताओं को ग्रहण कीजिए और ग्रहण करके भी अपने जीवन को उपयोगी बनाइए। ठीक है, तो ये क्या कर रही हैं इस पोयम में, देखते हैं कि प्रकृति किस प्रकार से आनंददायक है। ठीक है,
चार चंद की चंचल किरणें। चार क्या होता है? चार शब्द का अर्थ होता है सुंदर। और चंचल किरणें जो अत्यंत रमणीय, जो आकर्षक हैं, जो हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, इनकी जो किरणें, अब किरणें किसकी है? चंद्रमा की, ठीक है, तारों की। तो अब चंद्रमा का उदय कब होता है, ये निकलते कब हैं, इनका रोशनी कब प्रकट होता है? ये जब रात हो जाती है, सूर्य अस्त होने के बाद इनकी जो कर्तव्य है चंद्रमा का प्रकाश देने का, उनका वो प्रारंभ हो जाता है। वो आकाश में चमकने लगते हैं और चमकते हुए उनकी जो किरणें हैं वो प्रकृति के जो हमारे पृथ्वी पर विराजमान हैं उस पर आकर के पड़ती हैं, ठीक है। और उसमें छोटे छोटे जो तारे होते हैं, यानी कि जो जिसे हम जुगनू कहते हैं, ठीक, वो भी प्रदीप्त होते रहते हैं, चमकते रहते हैं और इनकी किरणें पड़ती है। तो और जो तरह तरह के विविध वृक्ष हैं, तरह तरह के जो फूल हैं खिले हुए हैं रात में, ठीक है, उन रातों में किरणें पड़ रही हैं और उन किरणों के पड़ने के बाद हमारी प्रकृति क्या हो गई? इतनी सुंदर हो गई, ठीक है। जैसे किसी चीज़ पर किसी ने कला विविध रंगों को भर करके उसे कलायुक्त बना दिया, कलायुक्त बना करके उसे आकर्षक बना देता है वो कलाकार। उसी प्रकार हमारी प्रकृति जो विविध विविध रूप हैं, ये किरणें चंद्रमा की उस पर पड़ करके उसकी कला को परिपूर्ण कर दिया है और भर करके, रोशनी भर करके उसमें उसको और आकर्षक बना दिया, उसको मनमोहक बना दिया। मतलब हमारी प्रकृति क्या है? रात के चंद्रमा के प्रकाश में जो किरणें पड़ रही हैं सुंदर, चांदनी रात में शीतल जो प्रकाश है वो प्रकृति के पर पड़ करके विविध फूलों, पत्तियों और विविध वृक्षों पर पड़ करके और जो तालाब हैं सब पर पड़ करके वो क्या है? प्रदीप्त हो रहे हैं। प्रदीप्त होकर क्या बहुत आकर्षक बना हो गया है और बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहा है। अब खेल रही है जलथल में। खेल मतलब जलथल में संपूर्ण प्रकृति में पड़ रही है। जलथल का मतलब ये चाहे वो जल हो, चाहे थल हो, थल हो, थल। अब जल में जो जो भी पदार्थ होते हैं उन पर भी पड़ रही हैं, जल में पड़ रहा है। थल मतलब धरती होती है, धरती के जो विपरीत हैं, जो भी फूल पौधे सब पर वो किरणें पड़ रही हैं, सबको सुंदर बना रही हैं। सच चांदनी बिछी हुई अवन और अम्बल तल में। तो संपूर्ण जो चंद्रमा की रोशनी है वो पृथ्वी से लेकर के आकाश में प्रदीप्त है, दिखाई पड़ रहा है उसकी रोशनी संपूर्ण जलथल में, यानी संपूर्ण जो प्रकृति का वातावरण है वो चांदनी से क्या है? चमक रहा है, ठीक है। संपूर्ण जो वातावरण है, जो प्रकृति है, आकाश से लेकर के वो तल तक यानी पृथ्वी के तक और उस पर सभी पदार्थों पर पड़ करके क्या है? पृथ्वी अत्यंत प्रदीप्त हो रही, चमक रही है और अत्यंत शोभायमान हो रही है। फिर आगे, पुलक प्रकट करती है धरती हरे तृणों के नोकों से। अब ये धरती क्या है? अत्यंत खुश क्यों है? पुलक मतलब खुशी प्रकट कर रही है इन किरणों को पढ़ने से। और पृथ्वी क्या हो रही है? शोभायमान हो रही है। और पृथ्वी अपने रूपों को जब श्रृंगार किए हुए समय शोभायमान हो गई है अपने श्रृंगार से, मतलब किरणों से, वृक्षों से, हरी घासों से। ये क्या है? ये हरी भरी है और ये क्या है? श्रृंगारित हो गई है, कला से परिपूर्ण है। और परिपूर्ण होकर जब उस पर रोशनी पड़ रही है तो क्या हो रही है? अत्यंत खुशी उस पर दिखाई पड़ रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे पृथ्वी क्या है? पूरी खुशी से झूम रही है, ठीक है। हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे तर भी। तर मतलब होते हैं वृक्ष, ठीक। अब उन पर क्या होते हैं? जो हरित तृण है, तृण मतलब जो घासें हैं, और उनकी जो नोक हैं वो क्या हो रहे हैं? मंद मंद जब हवा रात में चलती है तो वो क्या होते हैं? वो झूमते हैं, ठीक है। और वृक्ष भी क्या होते हैं? उनके पत्ते भी हिलते हैं। तो सब क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है, कभी ऐसा कल्पना कर रहा है कि ऐसे चांदनी रात में, शोभायमान चांदनी रात में प्रकृति क्या है? झूम रही है। और प्रकृति क्या है? वो झूम रही है। और पृथ्वी क्या है? अत्यंत इस वातावरण में अत्यंत खुशी का इजहार कर रही है, मतलब अत्यंत खुश दिखाई पड़ रही है। ऐसा कवि की कल्पना दिखाई पड़ रही है इसमें, ठीक है। मंद पवन के झोंकों में देखो, हमने पहले ही पढ़ा दिया कि जो सुंदर शीतल जो सुगंध युक्त जो हवा चल रही है उसमें पृथ्वी क्या है? झूम रही है खुशी से, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो प्रकृति अपने वातावरण से क्या हो रही है? बिल्कुल खुशी से परिपूर्ण है और ऐसा दिखाई पड़ा जैसे वो इन खुशियों में अपने आप को आनंदित मना करके वो क्या कर रहे? खुश होकर के झूम रही है।
और सारी पृथ्वी शोभायमान होकर के अत्यंत खुशी है, प्रसन्न है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है। क्या ही सच चांदनी है या है क्या या निस्तब्ध निशा, है स्वच्छ सुगंध गंधवय निरानंद है कौन दिशा। क्या ही सच चांदनी है या, मतलब ये क्या है, ये चांदनी क्या है, इतनी सुंदर है। ये क्वेश्चन है कि चांदनी क्या होती है, अत्यंत स्वच्छ है, सुंदर है। इस चांदनी के पड़ने से क्या पृथ्वी अत्यंत शोभायमान हो रही है क्या ही निस्तब्ध निशा, मतलब ये दिशा क्या है, अत्यंत शांत है, हर तरफ से शांति है, हर तरफ से खुशहाली है। ठीक है, स्वच्छ सुगंध गंधमय, और इस खुशहाली शांति वातावरण में मंद मंद क्या है, हवा बह रही, प्रवाहमान हो रही है, निरंतर चल रही सुगंधित हवा, शीतल हवा निकल निरंतर झुक चल रही है। इससे पृथ्वी क्या है, सुगंधित है, और सुगंधित हुआ अत्यंत खुश है। ठीक है, निरानंद है कौन दिशा। अब कह रहे, अब इस प्रकार प्राकृतिक वातावरण में स्वच्छ चांदनी के साथ संपूर्ण प्रकृति वातावरण में कौन सा ऐसा दिशा है जो आनंद युक्त से भरा नहीं है। अर्थात संपूर्ण वातावरण क्या है, आनंद युक्त है। प्रत्येक दिशाएं, चारों तरफ से सारी दिशाएं क्या है, आनंद ही आनंद प्रदान कर रही है प्रकृति से। ये बात समझ में आ रही है। फिर बंद नहीं अभी चलते हैं नियत नदी के कार्यकलाप, और प्रकृति क्या है, अब इसमें निरंतरता दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से हमें भी एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने कार्य को गतिमान रखना चाहिए, निरंतर अपने कार्य को करते रहना चाहिए। जैसे प्रकृति अपने समय पर कार्य करती है, समय सुबह प्रातः काल होने पर, सुबह होने पर जैसे सूर्य अपनी किरणें बिखेरना प्रारंभ कर देती है, उजाला प्रदान करने लगती है, वृक्षों को, मानव को, जीवों को, सबको ऊर्जा प्रदान करना प्रारंभ कर देती है, और लगभग 12 घंटे 10 घंटे रह करके सबके जीवन को क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, सबको उजाला प्रदान करती है, कार्य करने के लिए सहयोग प्रदान करती है। प्रकृति को भी अपना अपना जो भोजन है उसको प्रदान करती है। हर कार्य को क्या करते हैं समय से प्रतिदिन। ठीक, फिर नियत तटी के कार्यकलाप, और नदी क्या होती है, इनका क्या है, 24 घंटे ये अपनी धारा को प्रवाहमान रखती है, रुकते नहीं है कभी। और इसी कारण से जब ये निरंतर कार्य को करते रहते, इसी कारण से नदियों को जल क्या होता है, स्वच्छ होता है। आपने तालाबों का जल देखिए और अपने नदी का जल देखिए, उनका नदी का जल स्वच्छ होता है, और तालाबों का जल सड़ा गला और गंधयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि उनकी धाराएं क्या होती है, वो आलस्य में रुकी होती हैं। तालाब को यहाँ पर आलस्य से प्रतीक है, आलस्य का। इनका कार्य हमेशा एक स्थान पर रुके रहना, कोई कार्य करने का नहीं होता है, इसलिए क्या होते, खराब हो जाते हैं, इनका जीवन बर्बाद हो जाता है। और नदी निरंतर चलते रहते हैं, प्रवाहमान रहते, अपने कार्य में लगे रहते, इसलिए इनका जल स्वच्छ रहता है। तो मानव जीवन को भी हमेशा निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, समय का उपयोग करते हुए निरंतर आगे की ओर चलते रहना चाहिए। यही कार्य अगर आप करते हैं तो आपका भी जीवन निर्मल, स्वच्छ और परिपूर्ण हो जाएगा खुशी से, और आपका जीवन भी महान बन जाएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पर बंद नहीं अभी चलते, यहाँ पर एक शिक्षा दी जा रही है कि जो नदी है प्रकृति में, इस नदी को किसी ने बनाया नहीं है, ये किसी से खुदाई इसकी नहीं की गई है, स्वतः प्रकृति से ही हमें विरासत में मिली हुई है नदियाँ। ठीक है, सागरें, ये सब हमें विरासत में मिली है, इनका कार्य निरंतर क्या है, चलते रहना, अपने कार्य को करते रहना है। और हमें भी ये शिक्षा इससे प्राप्त होती है, हमें इसे शिक्षा प्राप्त करके हमें भी निरंतर अपना कार्य करते रहना चाहिए। नियत तटी के कार्यकलाप, नियत ये प्रकृति का विधान कि नदियाँ अपना क्या करें, निरंतर बहती रहती आगे की ओर, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो ये आवाज़ नहीं करती हैं, ये बताते नहीं है कि मैं अपना कार्य कर रहे हैं, अपने कार्य पर निरंतर धैर्यपूर्वक ये हमेशा करती रहती हैं, चलती रहती हैं और कभी रुकती नहीं है। ठीक है, तो हमें भी वही कार्य करना चाहिए कि हमें चुपचाप होकर के बिना शोरगुल किए हुए, किसी को बताए भी हम अपना काम करते रहना चाहिए। और जो काम हम गुप्त रूप से हमेशा करते रहते हैं, अधिकतर देखा गया कि वो व्यक्ति, वो मानव हमेशा ज़्यादा सफल होता है। जितना भी आप अपने कार्य
को अपने मन में रख करके निरंतर उस कार्य में लगे रहेंगे, उतने ही आप अधिक से अधिक सफल होंगे। ये भी एक शिक्षा है इसमें। तो ऐसी शिक्षाओं को हमें निरंतर क्या करते रहना चाहिए, ग्रहण करते रहना चाहिए। ठीक है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, ठीक, रवि बटोर लेता उनको सदा सवेरे होने पर। अब रवि क्या है? रवि का अर्थ होता है सूर्य, और जो पृथ्वी होती है वसुंधरा होती है। इसका पर्यायवाची शब्द, यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों का कवि ने प्रयोग किया है। रवि सूर्य का, वसुंधरा पृथ्वी का। ठीक है। अब वसुंधरा मोती कैसे बिखेर देती? जब ओस की कणें रात में पड़ती हैं आकर के घासों पर, पत्तियों पर, ठीक है, पृथ्वी के नीचे तलों पर, तो ऐसे जब सूर्य सुबह निकलने से पहले, सूर्य के निकलने से पहले ऐसा चमकित होता है जैसे कोई मोतियां प्रकृति द्वारा बिखेरा गया हो, और पृथ्वी पूर्ण रूप से अत्यंत सुंदर है। ठीक है। फिर जब सुबह होने के बाद जब सूर्य उदय हो जाता है तो उनकी किरणें पड़ती है तो क्या होती है, सोने की तरह झलकने लगती है, सुंदर। और उसके बाद धीरे धीरे क्या करती है, सूर्य की किरणें जब उत्कृत हो जाती है, मतलब गर्म हो करके ये किरणें उस किरणों को अपनी ओर, किरणों के द्वारा वो अपनी क्या करती है, मोतियों को अपने के द्वारा खींच लेती है। ठीक, और उसको बटोर लेती है। यहाँ पर एक शिक्षा दी जा रही है कि हमें भी ऐसे सुंदर जीवन को चयन करना चाहिए। ठीक, मोती की तरीके, ये जीवन हमारी चमकित मोती के तरीके से है, उनको भी हमें एक एक करके धीरे धीरे कर करके अपने काम में निरंतर लगे रह करके अपने जीवन को मोती की तरह चमकित कर लेना चाहिए। और ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ों को हमें ग्रहण करके एक नया जीवन बनाना चाहिए। ठीक है। अपने आप को श्रृंगारित करना चाहिए, अपने आप को सुंदर और सरोना बनाना चाहिए। और ये कार्य करता कौन है? जो धैर्यशाली होता है, जो जिनमें अंदर में अपने कार्य करने की क्षमता होती है, जो हर कार्य करने में समर्थ होते हैं, जो वीर होते हैं। जैसे सूर्य की रोशनी अत्यंत क्या है, ये उत्साही है, अत्यंत वीरता का प्रतीक है। ठीक, सूर्य क्या है, ये वीरता का प्रतीक है, इसमें उत्साह है। उसी प्रकार सूर्य की तरह हमें भी क्या होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए, और ऐसे कार्य करने चाहिए जो अच्छा हो। ठीक है। और अपने आप को, मूर्तियों को एकत्रित करके मोती रूपी जीवन को, जो अच्छी शिक्षा है उनको प्राप्त करके फिर अपने जीवन को चमकाना चाहिए। ठीक है। और अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। तो ये कार्य करना चाहिए। प्रकृति जैसे हमें सिखा रही है, ठीक उसी प्रकार को भी हमें भी ये कार्य करना चाहिए। ठीक है। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तन जिसको उसका नया रूप झलकाता है। उसके बाद क्या होता है कि वो सूर्य क्या होते हैं, सारे फिर प्रकृति करने के बाद जो सुबह किरणें मोतियों को अपनी बटोर लेता है, सबको किरण देता है, प्रकाश देता है। उसके बाद संध्या बेला आती है, फिर क्या होता है, सूर्य अस्त हो जाता है। अब फिर लोग ऐसे सुंदर बेला का भी फिर इंतजार करने लगते हैं। रात के फिर कार्य शुरू हो जाते हैं, जो चांदनी, जो चंद्रमा के हैं, अन्य प्रकृति के जो कार्य प्रकृति के होते हैं वो भी शुरू हो जाते हैं। वो भी प्रकृति को सुंदर बनाने का कार्य करते हैं, वो अपना कार्य शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हर मानव का अपना अपना कर्तव्य होना चाहिए। अपने जीवन को बनाएं, लोगों को खुशहाली दें, स्वयं खुश रहें, परोपकार करने का प्रयास करें, दूसरों की खुशी में अपनी खुशी समझें। ऐसा करने के बाद जीवन व्यतीत हो जाने के बाद आपका केवल क्या करता है, दो चीज़ ही पृथ्वी पर, वो क्या अमर है, एक मृत्यु और एक कीर्ति। आप जो कार्य करके जाएंगे जीवन में, जो आप अच्छे कार्य करेंगे, लोगों के लिए जो उदाहरण बने, समाज के लिए, देश के लिए जो उदाहरण बनेंगे, जो आपसे लोग सीखेंगे, बस वही आपका बचेगा। ठीक है। और बचने के बाद वही आपका हमेशा अमर रहता है, वही कीर्ति और वही चीज़ पढ़ाई जाती है। जैसे आज कविताओं में पढ़ाते हैं, इस साहित्य में पढ़ाते हैं, आज कभी नहीं, लेकिन वो बातें लिख कर भी आज भी हमें इससे शिक्षा प्राप्त होती है। तो ये काम करना चाहिए। जीवन छोटा हो लेकिन कर्म बड़ा होना चाहिए हमेशा। ठीक है। तो प्रकृति हर काम अपने समय अनुसार करती है, तो उसी प्रकार हमें अपने भी समय अनुसार कार्य को करना चाहिए और दूसरों को खुशी आदान प्रदान करना चाहिए, और हर विशेषताओं को हमें ग्रहण करना चाहिए।
तो ये हमें क्या दे रही है, शिक्षाएं दे रही हैं। इससे भी हमें क्या होती है, शिक्षा प्राप्त हो रही है। प्रकृति के स्वरूप के प्रकृति की ओर लौट कर देखिए, आप प्रकृति के स्वरूप को देखिए, उनके रहस्यों को खोजिए, तो उससे आपको विविध विविध प्रकार की शिक्षा प्राप्त होगी। और इन शिक्षा को कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा, जिनका कोई समय नहीं होता है। ये नहीं कि हम क्लास में बैठे हैं, बस इस समय में हिंदी पढ़ाया जाएगा, इस समय में हमें मैथमेटिक्स का ज्ञान दिया जाएगा, इस समय एजुकेशन, इस समय में ये SST, इस समय में साइंस, इस सब की बात नहीं होता है। इसमें कोई ना क्लास होता है, ना कोई शिक्षक होता है, ना कोई पीरियड लगता है, ना हमें क्लास में बैठ करके पढ़ना पड़ता है, ना कुछ पुस्तक होता है, ना कॉपी होता है। हम स्वयं जाते हैं, किसी भी समय किसी भी रूप में हम प्रकृति की ओर लौट जाते हैं, प्रकृति की छाँव में रह करके वहाँ के आनंद को ग्रहण करके, उनकी विशेषताओं को, रहस्य को खोज करके, उनकी शिक्षाओं को खोज करके हम उनकी शिक्षा को स्वतः ही प्राप्त कर सकते हैं। इसे ही कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है, तो इन शिक्षाओं को आप प्रकृति की ओर जा करके, प्रकृति की छाँव में रह करके उनसे आनंद प्राप्त करने के साथ साथ उनके भी शिक्षाओं को आप ग्रहण करिए और अपने जीवन में लाइए, और ला करके अपने जीवन को क्या बनाइए, खुशहाल बनाइए, आनंद युक्त बनाइए। यही एक शिक्षा इसमें कवि ने हमें प्रस्तुत की है, हमें प्रदान की है। यहाँ पर एक तरफ बताया गया है प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया कि कैसे हमें आनंद देती है, और दूसरी तरफ शिक्षा दिया जा रहा है कि प्रकृति की तरह हमें भी अपने कार्य को निरंतर करते रहना चाहिए, हमें भी प्रकृति की विशेषताओं को ग्रहण करना चाहिए। तो ये बात आपको इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इस पर व्याख्यान जो दिया, इस कविता के माध्यम से जो शिक्षाएँ दी, जो आपको प्रदान किया, जो आपको पढ़ाया, उसको हमें तरफ से जो हमने आपको ये ज्ञान दिया उसको आप ग्रहण करेंगे, इसको आप अपने जीवन में लाएंगे, अपने जीवन को और उपयोगी बनाएंगे, और प्रकृति की तरह से आप भी अपना व्यवहार दूसरों के प्रति करेंगे, और प्रकृति के छाँव में रह करके उनसे आनंद लेते हुए प्रकृति के प्रति अपनी जागरूकता भी दिखाएंगे, लोगों को भी इसके प्रति भी प्रेरणा प्रदान करेंगे। आज की इस वीडियो में केवल इतना ही कविता आपको पढ़ाना था, हमने आपको इस कविता को पढ़ा दिया है, आपको इसकी शिक्षाओं को, इसके व्याख्यान को प्रस्तुत कर दिया है। आप इस वीडियो के माध्यम से इन शिक्षाओं को ग्रहण कीजिए, और आगे के जो भाग होंगे हम आपको पुनः नेक्स्ट डे आपको पढ़ाएंगे, इसके और भी जो पाठ्यक्रम है उसके विषय में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।